नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आदाब, सत श्री अकाल, राम राम शाह। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक जिसका पहले ही हमने बीजारोपण कर दिया था पूर्व कक्षा में, और जो वर्ण विचार पे हमने चर्चा की थी, उन वर्णों का विभाजन हमने स्पष्टतः देख लिया था। आज हम उन वर्णों का जहां जहां से उच्चारण होता है उस स्थान विशेष यानी कि उच्चारण स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो लिए चलता हूं मैं आपको उच्चारण स्थानों की ओर। उस उच्चारण स्थान को अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो इस तरह से कि वर्णाभिव्यक्ति ही वर्ण होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति होती है। तो वर्णाभिव्यक्ति प्रदेश स्थानम वा वर्णाभिव्यक्ते प्रदेश स्थानम वा। इस लाइन में हम इसको समझ सकते हैं, यानी कि वर्णों की अभिव्यक्ति का यानी बोलने का जो प्रदेश या बोले जाने का जो स्थान होता है उसे ही क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान। ठीक है। अब उच्चारण स्थानों के बारे में बातें चलती हैं, कितने हैं? तो कई व्यक्तियों के अलग अलग मत हैं। हम व्याकरण ग्रंथ जो पाणिनि जी का है, अष्टाध्यायी और पाणिनीय शिक्षा, उसी के हिसाब से हम व्याकरण को स्पष्ट करते चलते आए हैं और देखते आए हैं। तो पाणिनि जी के अनुसार ही हम बात करें तो उच्चारण स्थान 8 बताए हैं। ये 8 जो उच्चारण स्थान है वो कौन कौन से हैं पाणिनि जी के अनुसार, वो एक पाणिनीय शिक्षा के श्लोक के माध्यम से आपके सामने है। अष्टौ स्थानानि वर्णानां पुरः कंठः शिरस्तथा पुरः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च जिह्वः मूलं च दन्ताश्च जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकौस्थौ च तालु च। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये उच्चारण स्थान पाणिनि जी की जो पुस्तक है पाणिनीय शिक्षा, उसके हिसाब से 8 उच्चारण स्थान हो जाते हैं। पहला जो इसका डेफिनेशन था वो इसमें, दूसरी डेफिनेशन हमें इस श्लोक के माध्यम से मिल जाती है। इस श्लोक का हम उच्चारण करें एक साथ। अष्टौ स्थानानि वर्णानां पुरः कंठ शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकौस्थौ च तालु च। इस प्रकार हम देख रहे हैं इस श्लोक में 8 उच्चारण स्थानों की चर्चा हुई है। अब हम वहां से निकाल लें इनको कि 8 उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला उच्चारण स्थान हमारे सामने है उरह। ये जो उरह जो उच्चारण स्थान है उसे हम हृदय प्रदेश कह सकते हैं। हमारा जो हृदय प्रदेश है वहां से प्राणवायु जब ध्वनि के रूप में निकलती है, आगे बढ़ती है, तो वहां से जो उच्चारण होंगे वर्ण, उन उच्चारित वर्णों को हम पूरा स्थानीय बोलेंगे या औरस वर्ण बोलेंगे। इनकी चर्चा आगे करेंगे। अभी दूसरा जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। कंठ के बाद में सिर। शीर्ष का मतलब हम लेंगे हमारे कंठ के ऊपरी भाग जिसे हम मूर्धा बोलते हैं, उस उच्चारण स्थान को हम सिर या मूर्धा के रूप में काउंट करते हैं। अगला जो उच्चारण स्थान है वो जिह्वा मूल्य है, जिनकी चर्चा हमने वहां पे वर्ण विभाजन में कर ली थी। फिर भी बात होगी कौन कौन से वर्ण जिह्वा मूल्य है, उनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होगा। फिर है दंतः, और फिर है नासिका और औष्ठ और तालु। इस प्रकार हमारे सामने हैं 8 उच्चारण स्थान। इन 8 उच्चारण स्थानों में जो जो वर्ण परिगणित होंगे उन सभी वर्णों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक जो सबसे पहला उच्चारण स्थान है उर है, उसको और उसके आने वाले वर्णों को हम यही देख लेते हैं। बाकी जो उच्चारण स्थान है उनको
हम एक सारणी के द्वारा समझेंगे ताकि हमारा समय व्यतीत ना हो। हम समय की बचत भी करना चाहते हैं और शॉर्ट ट्रिक से आपके पास अपना ज्ञान और आपके लायक जो उपलब्ध सामग्री है हमारे पास वो आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। तो जो पूरा है उसको पूरा स्थानीय या औरस वर्ण ये जो पूरा स्थानीय या औरस वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान पूरा यानी हृदय प्रदेश है, उनको हम इस तरह से देखें। जो ह वर्ण है, ह वर्ण के साथ अगर अंतस्थ वर्णों का संयोग होता है, उन अंतस्थ वर्णों के संयोग से, और दूसरा जो प्रत्येक वर्ग थे 5 वर्ग बताए थे हमने, उन सभी 5 वर्गों के जो अंतिम वर्ण है जिन्हें अनुनासिक कहते हैं, उन वर्णों के साथ संयोग होने पर ये जो वर्ण है पूरे स्थानीय वो बनते हैं। और ये अनायास ही कहीं हमारी थकान को, कहीं हमारे किसी प्रयत्न को इस प्रकार से किसी के प्रति निंदा या घृणा के भाव को व्यक्त करने के लिए एक अक्षर विशेष में, एक वर्ण विशेष के तौर पे निकलते हैं। इसलिए ये हृदय से, दिल से निकलने वाली जो ध्वनि होती है उसे औरस वर्ण या औरस स्थानीय वर्ण कहते हैं। चलिए मिलते हैं उन वर्णों के साथ जो ह वर्ण के साथ, इस ह वर्ण के साथ अगर अंतस्थ वर्णों का संयोग हो, ह वर्ण के साथ अगर अंतस्थ वर्णों का संयोग होता है तो वो पूरे स्थानीय कैसे बनेगा, वो कैसा वर्ण होगा वो देखिए। यहाँ आधा और इस है में यहाँ से अ जुड़ गया है तो ये ह और य है बन गया। फिर दूसरा ह वर्ण में वह देखा जाता है, है वर्ण के अंदर ही वह हमने बिठा दिया है तो इस प्रकार इस अंतस्थ वर्ण का संयोग है के साथ हुआ। फिर है वर्ण के साथ र का, जो री ऋषि होता है उसको र के रूप में यहाँ है के अंदर हम रखते हैं तो इसको भी हम देख सकते हैं। और एक और अक्षर है ल, इस ल को भी हम पूरे, इनके साथ ही ह वर्ण का संयोग पंचम वर्ण के साथ भी होता है। ह वर्ण का संयोग अगर पंचम वर्ण के साथ हो, जो 5 वर्ग बताए थे उन 5 वर्गों का जो अंतिम वर्ण होता है पंचम वर्ण, उसके साथ अगर संयोग हो तब कैसे वर्णों का उच्चारण होता है वो देखिए। ह वर्ण का उच्चारण अगर तो क वर्ग का जो अंतिम वर्ण है उसके साथ तो ऐसा वर्ण बनता है, और अगर च वर्ग वाले के साथ संयोग हो तो वो वर्ण बनता है इस तरह से। इन सभी वर्णों को हम है वर्ण के साथ संयोग करके मिला रहे हैं तो अंदर जाके बैठ रहे हैं ये। अगला देखो ट वर्ग का अंतिम वर्ण पंचम वर्ण जो होगा न, उसका प्रयोग इस तरह के देखा जाता है। फिर त वर्ग का जो ह उस नए का भी प्रयोग अंदर देखने में आता है, और है के साथ नए का प्रयोग भी देखा जाता है। ये हमारे सामने है। इस प्रकार से ये वर्ण है। आप देखिए 5 वर्ण ये हैं जिन पंचम वर्णों के संयोग से बना है, और अंतस्थों के साथ 4 प्रकार से ये जो 9 वर्ण हैं अक्षर हैं, इन्हीं को औरस वर्ण या पूरा स्थानीय वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है वो हमारे हृदय प्रदेश से निकलने वाली प्राणवायु के द्वारा होता है। ये अनायास ही हमारे मुंह से निकल जाते हैं, जो हमारे थकान को, हमारे किसी प्रयास को, हमारी घृणा के जो शब्द होते हैं उनको एक वर्ण के रूप में हम बयां करते हैं। तो ऐसे वर्ण जो अनायास से निकलते हैं उनको औरस या औरस स्थानीय वर्ण कहा जाता है। इसके बाद चर्चा जो करेंगे वो बाकी के शेष बचे हुए उच्चारण स्थानों के और उनमें परिगणित होने वाले वर्णों की, जिनको हम एक सारणी के द्वारा समझेंगे। तो ले चलता हूँ आपको सारणी की तरफ। उससे पहले चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपका काम आसान हो जाए। इन औरस वर्णों के बाद सारणी की तरफ चलने से पहले हमें एक देख लेना चाहिए कि ये 8 उच्चारण स्थान कौन से हैं। ये 8 उच्चारण स्थान एक डायग्राम के माध्यम से आपके सामने रखें। कोशिश की है कि इन सबको एक जगह उपलब्ध करवाया जाए
और परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया जाए ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। मान लीजिए ये उच्चारण स्थान नामक एक कोई व्यक्ति है और बाकी इसके सारे अंग हैं। तो इस तरह से 8 उच्चारण स्थानों को हम यहाँ पे काउंट करें। क्लॉकवाइज घूमेगी। उरह, कंठः, शिरः का मतलब मूर्धा, जिह्वामूलम, दंतः, नासिका, ओष्ठ और तालु। इस प्रकार से ये 8 उच्चारण स्थान ही हमें परीक्षा में प्रश्नों की दृष्टि से याद रखने हैं। प्रश्न इस तरह से हो कि कितने उच्चारण स्थान हैं, तो 8 ही हमें याद रखना है। ये बात मैंने इसलिए लिखी है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब सारणी या सूत्रों की तरफ हम बढ़ेंगे तब वहां देखा जाएगा कि उन उच्चारण स्थानों की संख्या बढ़ जा रही है। वो इसलिए बढ़ जा रही है क्योंकि जो मूल उच्चारण स्थान है वो तो है ही, इनके साथ साथ जो संयुक्त अक्षर वगैरह होते हैं उनके जो उच्चारण स्थान होंगे वो 2-2 अक्षरों के उच्चारण स्थान एक साथ होने से उनकी संख्या बढ़ जाती है। उनका परिगणन इन 8 उच्चारण स्थानों में नहीं होगा, लेकिन उन वर्णों का उच्चारण स्थान होने से वहां पे उनकी संख्या या स्पष्टीकरण आपको मिल सकता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सारणी तरफ बढ़ते हैं। आपको सारणी तरफ ले चलता हूँ। ये उच्चारण स्थान जो है वो 8 बताए हैं, उनमें सूत्रवार चले हम तो जो पहला है वो कंठ, यहाँ से शुरू करते हैं। कंठ जो उच्चारण स्थान है इसके लिए एक सूत्र है अकुह विसर्ज नियमम। कंठ यानी कि यहाँ पे जो वर्ण है अ, उ, अ और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण आगे निकाल करके। अ, उ का मतलब क वर्ग, है और विसर्ग का मतलब ये। अ के तीनों रूप ह्रस्व दीर्घ और क वर्ग में 5 वर्ण, इस क वर्ग के क, ख, ग, घ, म और हकार और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला जो सूत्र है उच्चारण स्थान है वो है तालु। इस तालु उच्चारण स्थान से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उनके लिए एक सूत्र है इचु यसानाम तालु। इचु यसानाम तालु। अब इस सूत्र में हमने उनको निकालना है अक्षरों को। यहाँ पे ई है, चु, य और स, इनको आगे लिख दें। ई, चु का मतलब चवर्ग, फिर है य, फिर है श। इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। ई से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों ईकार आ गए। चवर्ग में 4 और 5 वर्ण जो इसके वर्ग के हैं च, छ, ज, झ, य, वो 5 वर्ण आ गए। यह जो अंतस्थ में आता है और श है जो ऊष्माणु में आता है। इस प्रकार इतने वर्णों का उच्चारण स्थान तालु हो जाता है। तीसरा जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा, जिसे पाणिनीय शिक्षा के सूत्र में हमने सिरह के रूप में पढ़ा था। तो उच्चारण स्थान मूर्धा, उसका सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। इस ऋतु रसाणाम मूर्धा में जितने अक्षर परिगणित हैं या उच्चारित होते हैं वो देखिए। ऋकार, चु से टवर्ग, र से र और स से मूर्धन्य सकार। तो यहाँ पे अक्षर आ गए हमारे पास ऋकार के तीनों रूप। फिर है ये टू, टू का मतलब टवर्ग, और फिर है रकार जिसे हम अंतस्थ में रखते हैं। फिर है सकार जो कि मूर्धन्य सकार है या ऊष्म की श्रेणी में आता है। टवर्ग के 5 वर्ण ट, ठ, ड, ढ, ण और रकार और शकार, इन सभी का उच्चारण स्थान
मूर्धा होता है। अगला उच्चारण स्थान जो है दंत है, दंताः। इसके लिए भी एक सूत्र है, ऋतु लशानाम दंताः, ऋतु लशानाम दंताः। यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान दंत होता है वे हैं लृ, टु, ल और श। इनको आगे लिख करके खोल करके चलते हैं। लृ से इसके जितने भी भेद हैं उन सब का परिगणन हो गया। टु का मतलब है तवर्ग। अब इस तवर्ग में जो इस वर्ग के पांचों वर्ण हैं वो आ जाते हैं तो, थ, द, ध और न। ये पांचों वर्ण इसमें आ गए तवर्ग में। फिर है अकेला ल, जिस ल की परिगणना उन अंतस्थों के अंतर्गत होती है। फिर है आगे श, जो दंत शकार होता है वो ऊष्म वर्णों की श्रेणी में आता है। इस प्रकार इन वर्णों की जो उच्चारण स्थान हुआ वो दंत हुआ। अगला उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसको ओष्ठौ लिख देते हैं। एक सूत्र है इसका उपूर्धमानीय। उपमान्यम औष्ठौ, यानी कि इसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? उ, पवर्ग और उपमान्य। उ से उ के जो जितने भी रूप अंतर रस दीर्घ हो आ गए। उ का मतलब है पवर्ग, उ का मतलब पवर्ग। इस पवर्ग में उसी वर्ग के पांचों वर्ण आ जाते हैं, प, फ, ब, भ और म। फिर है उपमान्य। उपमान्यों को हमने देखा था वहां पे वर्ण विभाजन में, प और फ से पहले जो अर्ध चंद्राकार या अर्ध विसर्गाकार जो चिन्ह है वो उनको उपमान्य बनाते हैं। तो दो वर्ण वो हैं प और फ। इनसे पहले अर्ध विसर्गाकार जो चिन्ह है वो उपमान्य, यानी कि उ के तीनों रूप पवर्ग और प और फ, ये सब दो है वर्ण। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अगला उच्चारण स्थान है कंठ तालु। इस कंठ तालु उच्चारण स्थान के लिए जो सूत्र है वो देख लेते हैं। ए दई तो हो, ए दई तो हो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु। यहाँ पे दो वर्ण ए और ऐ, इन ए और ऐ इन दो वर्णों का ही उच्चारण इस कंठ तालु उच्चारण स्थान से होता है। अब यहाँ देखिए दो उच्चारण स्थान है, कंठ और तालु। शुरू में आया था कंठ, फिर 2 नंबर पे तालु आया था। इसका मतलब है कि ये जो दोनों वर्ण है कहीं ना कहीं दो दो वर्णों से मिलकर के बन रहे हैं, इसलिए इनको संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। और इनको जो दो वर्ण बनाते हैं उनका उच्चारण स्थान अलग अलग है, यानी ये का कंठ है तो दूसरे का तालु है। इस प्रकार होने के कारण ही इनका दो उच्चारण स्थान बने हैं। जैसे ए है, ए का उच्चारण स्थान जो मिलके बन रहा है वो अ से और ई से मिलके बन रहा है, तो ए का कंठ हो गया, ए का तालु हो गया। इस प्रकार दोनों उच्चारण स्थान इनके लिए समाहित हो गए। इस प्रकार देखा हमने ए और आई, इनका दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, सूत्र से हमने समझा। अगला जो उच्चारण स्थान है वो है कंठोष्ठम। इस कंठोष्ठम के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण हैं उनको सूत्र में समझते हैं। ओ दो तो कंठोष्ठम, सूत्र में लिखा है ओ दो तो हो कंठोष्ठम, यानी यहाँ पे जो वर्ण हैं उनको यहाँ से निकालते हैं सूत्र से, ओ और औ।
ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। तो हम साफ साफ लिख देते हैं यहाँ पे ओ और औ। अब यहाँ पे भी दो उच्चारण स्थान है, कंठ और ओष्ठ। अब इसका मतलब है कि ये दोनों वर्ण भी दो दो वर्णों से मिलकर के बने हैं, यानी कि संयुक्ताक्षर हैं, और इनको बनाने वाले जो दो वर्ण हैं वो अलग अलग उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं। इस कारण से कंठोष्ठ हुआ, यानी कि अ कंठ में चला जाएगा और जो उ है इनका वो ओष्ठ में आ जाता है। श्रेणी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो उ है उसको और इस अ को, इसको मिलाकर के ओ बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ ले लिया और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ ले लिया। इस प्रकार दोनों से मिलने वाले वर्ण होने के कारण इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हुआ, दो उच्चारण स्थान वाला हुआ। ये हमने देख लिया। अगला जो उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ठ। दंतोष्ठम, इस दंतोष्ठम में जो वर्ण उच्चारित होते हैं वो देख लीजिए, वह वर्ण अकेला है। ऐसा वर्ण अकेला है और वह है व। इस प्रकार देखा हमने वकारस्य दंतोष्ठमी सूत्र से सिर्फ एक वर्ण है वो, जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, इसलिए अकेला वर्ण निकाल के हमने यहाँ रखा वो। और यह जो वर्ण है वो यह अंतस्थ वर्णों की श्रेणी में आता है। अब 8 उच्चारण स्थान हो गए हैं। उन 8 उच्चारण स्थानों के जो वर्ण है उच्चारित उनको हमने देख लिया है। अब यहाँ पे इसका आप कैटेगराइजेशन हो गया है, सूत्र वाइज हो गया है, एक सारणी सी बन गई है हमारे सामने। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका काम आसान हो जाए, नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। आइए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। जो 9वां उच्चारण स्थान होगा वो होगा जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूलम। इस जिह्वा मूलम उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं उनको जिह्वा मूल्य कहते हैं। और उसके लिए सूत्र है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, इसका मतलब है जो वर्ण जिह्वा मूल्य थे, हमने वर्ण विभाजन में पढ़ा था, उन वर्णों का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। तो वो वर्ण कौन से थे हमने देखा था, वहां पे क और ख दो ऐसे वर्ण थे जिनके पहले अर्ध चंद्राकार या अर्ध विसर्गाकार जो चिन्ह था, इस कारण से वो दोनों वर्ण बन रहे थे जिह्वा मूल्य। तो उन वर्णों को हम यहाँ पे रखते हैं क और ख। इन क और ख से पहले अर्ध विसर्गाकार जो चिन्ह है, इस कारण से ये दोनों वर्ण जिह्वा मूल्य की श्रेणी में चले जाते हैं। तो इन दोनों क और ख जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान हमारे सामने हो जाता है जिह्वा मूलम, जो हमने देख लिया सूत्र के हिसाब से भी। अगला जो उच्चारण स्थान है वो है नासिका। एक वर्ण ऐसा भी है जो सिर्फ नाक की सहायता से, नाक से उच्चारित होता है, और वह सूत्र के हिसाब से चले तो अनुस्वारस्य नासिका। अनुस्वारस्य नासिका, इस अनुस्वारस्य नासिका में सिर्फ एक वर्ण है यहाँ पे अनुस्वार। अनुस्वार का अर्थ यहाँ पे देखें थोड़ा सा, कि जो स्वरों के अनुसार चलता है या स्वरों के साथ चलता है, इसलिए इसको अनुस्वार कहा जाता है। और यह अनुस्वार एक चिन्ह के रूप में होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर इस बिंदी के रूप में यह अनुस्वार बैठा होता है, और यह अनुस्वार स्वर सहित वर्ण के ऊपर ही रहता है या स्वर के साथ रहता है। अकेले व्यंजन पे कभी भी यह अनुस्वार का चिन्ह दिखाई नहीं देता है। तो हमने देखा इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान
नासिका है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं अनुस्वार। ये जो चिन्ह है वो अनुस्वार है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। जो अंतिम उच्चारण स्थान है उनको देख लेते हैं हम, वो है मुख नासिका। मुख नासिका, यहाँ नासिका और यहाँ मुख नासिका। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ नाक की ही सहायता है, या नाक से ही उच्चारित होता है अनुस्वार। लेकिन अब ऐसे वर्ण आ रहे हैं जिनके उच्चारण में नाक के साथ मुख का भी उतना ही योगदान है। इसलिए देखते हैं उन वर्णों को। सूत्र है हमारे सामने, यम नाम नासिका च। अगर वो यहाँ पे च जो आया है, यहाँ पे नासिका था, यहाँ पे भी नासिका है। इसका मतलब है एक बार और फिर से नासिका आया है, इसलिए इस तरह का यहाँ पे संधारण किया गया है। यम गण नाम, ये जो 5 वर्ण हैं, य म ण और न, ये पांचों वर्ण जो 5 वर्ग हैं स्पर्श वर्णों के, क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इस तरह से जो वर्ग हैं उनके अंतिम वर्ण है पंचम वर्ण है। तो इन पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान, क्योंकि ये नाक से भी बोले जाते हैं और बिना मुख की सहायता से नहीं बोल सकते, इसलिए इनको मुख और नासिका से उच्चारित वर्ण कहते हैं। इसीलिए इनका उच्चारण स्थान हमने लिखा मुख नासिका। तो वर्ण यहाँ पे रख दें अलग अलग, य म न और न। ये जो 5 वर्ण हैं, ये 5 वर्गों के अंतिम वर्ण है, पंचवर्ण है। इनका उच्चारण स्थान नासिका के साथ साथ मुख है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान मुख नासिका हुआ। आप इस 3 जो उच्चारण स्थान हैं इनको भी एक तरह से अलग अलग याद करने के हिसाब से, चाहे तो आप सूत्र को याद करो, चाहे उन वर्णों को निकले हुए अलग किए हुए वर्णों को याद करो। ये टेबल सी या सारणी सी एक हमारे सामने प्रस्तुत है और इससे काम हमारा आसान होगा। इसी अपेक्षा में ये तैयार हुआ है मैटर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगले मैटर पे बढ़े। तो आइए दोस्तों, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम जांच लें। प्रश्नमाला की तरफ बढ़ते हैं। उच्चारण स्थानों से संबंधित जो प्रश्न हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस तरह के प्रश्न निर्माण के द्वारा आपके सामने आपको अपने आप को जांचने का अवसर दिया जा रहा है। चेक कीजिए अपने आप को। पहला प्रश्न है उच्चारण स्थानानि कति। उच्चारण स्थानानि कति, हमने चर्चा की थी उस दौरान कि उच्चारण स्थान कितने हैं। उस श्लोक के हिसाब से, पाणिनीय शिक्षा के सूत्र के हिसाब से बात कर रहे हैं। बाकी सारणी में उनकी संख्या बढ़ गई थी, वो दो उच्चारण स्थान मिलकर एक का काम कर रहे थे। उनको इस संख्या में परिगणित नहीं करना है। जो मूल सूत्र में जितने उच्चारण स्थान है वो ही संख्या उसका सही उत्तर होगी। तो विकल्पों पे विचार करें। उच्चारण स्थान या तो 5 है, या फिर 8 है, या तो फिर एकादश है, या फिर द्वादश। यानी कि 5, 8, 8, एकादश 11 और द्वादश 12। आप अपने उत्तर को सुन लीजिए, पॉज करें वीडियो को और फिर हमारे उत्तर के साथ मिलान कीजिए। और उच्चारण स्थान जो सूत्र में बताए थे उस हिसाब से हमारे सामने 8 उच्चारण स्थान आते हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर हो गया 8। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विसर्गस्य उच्चारण कवर्गस्य च। 2 है यहाँ पे, विसर्ग और कवर्ग। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि विसर्ग का और कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। विकल्प आपके सामने हैं, उन पे विचार कीजिए। तालु है, या फिर नासिका, या तो फिर कंठ, या फिर मूर्धा। 4 विकल्प हैं। चारों विकल्पों में विचार कीजिए कि कवर्ग का और विसर्ग का उच्चारण स्थान उन सूत्रों के हिसाब से क्या होना चाहिए। एक सूत्र आया था जब हम पढ़ रहे थे, अकुह विसर्जनियाम कंठ हो। कु का मतलब कवर्ग और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान था कंठ। तो इस कवर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ।
यानी कि हमारा उत्तर हो गया स, एकदम सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यकार सकार, यहाँ पे देखिए दो वर्ण हैं, यकार यानी य वर्ण और शकार जो ऊष्माण जो वर्ण है श, अलग शकार जो है सकार, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है ये पूछा है। यकार सकारी यानी दो है यहाँ पे, इसलिए ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग है। यकार सकारी उच्चारण स्थानम किम, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। य और श ये किस उच्चारण स्थान की तरफ अपने आप को बढ़ाते हैं। कंठः, तालुः, नासिका या फिर औष्ठौ। विचार कीजिए और अपने उत्तर को जांचिए कि य और स, ये जो दूसरा वर्ग था, सूत्र था इचु यसनाम तालु। इचु यसनाम तालु में ई चु का मतलब चवर्ग और य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु बन रहा था। तो यहाँ पे विकल्पों में तालु है, यहाँ पे ये तो ब जो विकल्प है वो इसका सही उत्तर के तौर पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो। उकारस्य पवर्गस्य उपद्मान्यानाम च, यहाँ पे देखने लायक बात है। उ पवर्ग, पांचों वर्ण आगे पवर्ग के, और उपद्मानीय, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है। तो एक सूत्र आया था, आपको बता दूं, उपद्मानीय नाम औष्ठौ, यानी उ पवर्ग और उपद्मानीय जो वर्ण थे उनका उच्चारण स्थान औष्ठ होता है। तो यहाँ विकल्पों में जहां देखिए औष्ठौ प्रारंभ में ये, फिर और विकल्प है जिव्यामूलम, दंतोष्ठ और सर्वे, या तो ये सभी है या फिर औष्ठ है या जिव्यामूल या दंतोष्ठ। तो हमने सूत्र के हिसाब से बात की तो उनका उच्चारण स्थान हो गया औष्ठ, जो कि विकल्प अ में है। इस प्रकार इसका उत्तर हो गया औष्ठौ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, मुख नासिकाभ्याम उच्चार्यमाणः वर्णः, यानी ऐसे वर्ण बताइए जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है। उच्चार्यमाण यानी उच्चारित होने वाले वर्ण। वर्ण कौन से हैं जो मुख और नासिका से उच्चारित होते हैं। विकल्पों में हमारे पास है य म न और च, य म न क, उ पवर्ग या फिर य म न। हमने सूत्र में पढ़ा था, जब सूत्र वाइज उच्चारण स्थानों की बात हो रही थी तब पढ़ा था यम गणनाम च नासिका, यम गणना नाम च नासिका। तो इन उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया मुख नासिका। तो मुख और नासिका से जो उच्चरित हुए उनका उत्तर हो गया यम गणनम, यानी कि जो पांचों वर्ग हैं उन पांचों ही वर्गों के अंतिम वर्ण यानी पंचम वर्ण जो हैं वो सारे के सारे य चवर्ग का, म पवर्ग का, म कवर्ग का, न टवर्ग का और न तवर्ग का, इस तरह से सभी वर्गों के अंतिम वर्ण यानी पंचम वर्ण मुख और नासिका से उच्चरित होते हैं। ये हमने यहाँ पे देखा। तो इसका प्रश्न का उत्तर भी हमारा द विकल्प में निहित है। तो ये आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जकार यकार्यो, दो वर्ण यहाँ पे भी, जकार और यकार। जकार यकार्यो उच्चारण स्थानम किम, यानी ज वर्ण और य वर्ण जो चवर्ग का अंतिम वर्ण है उन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये दोनों ही वर्ण मैं आपको बता दूं चवर्ग के हैं, और चवर्ग का ई का, य का और श का उच्चारण स्थान तालु होता है। विकल्पों में देखिए, पहला विकल्प है कंठ, तालु, मूर्धा और नासिका। तो चारों विकल्पों में हमें जकार और यकार का उच्चारण स्थान जो कि तालु है वो प्राप्त हो गया है। तो उत्तर हमारा हो गया तालु। तालु यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पे चलें। नृतुलसानाम, नृतुलसानाम सूत्र में भी आया था नृतुलसानाम दंतः, उस सूत्र को ही यहाँ पे रख दिया है। नृतुलसानाम उच्चारण स्थानम किम, यानी लृ, तु से तवर्ग, ल से लवण और श से तलव्य ये दंत्य शकार, इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो नृतुलसानाम का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए, सूत्र पे जाइए, गौर कीजिए वीडियो को पीछे ले जा करके, और फिर आप इसका उत्तर देख जांचिए। वो विकल्प हमारे सामने कंठः, तालुः, मूर्धा और दंतः। इन चारों विकल्पों में से जब हम उस सूत्र पे गौर करने के बाद पहुंचते हैं नतीजे पे
कि ऋतु लसानाम दंता, ये सूत्र था जो ट्रिक्स के रूप में हम जानते हैं जिसको, वहां पे हमने देखना है दंता जो उत्तर है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी कि द विकल्प यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़े, ऋकार टवर्ग, यहाँ पे भी दो बात है, ऋकार और टवर्ग। तो ऋषि वाला जो है ऋकार और टवर्ग, टवर्ग के सारे अक्षर आ जाते हैं इसमें, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए। फिर एक बार आप सूत्रों की तरफ चलिए, ऋतु रसणाम मूर्धा, ऐसा वहां सूत्र आता है, उसमें उच्चारित वर्ण और उच्चारण स्थान दोनों की बात होती है। विकल्पों पे गौर कीजिए, तालु, कंठ, नासिका या मूर्धा, यानी कि ऋकार और टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो सूत्र की बात हुई, उसके हिसाब से हमें उत्तर मिल जाता है मूर्धा, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलें, ए और ऐ दो वर्ण है यहाँ पे, ए और ऐ, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। एक और सूत्र जो इनके लिए प्रयुक्त हुआ था, ए दयितो हो कंठ तालु, ए दयितो हो कंठ तालु, उसके हिसाब से आप यहाँ पे देखिए विकल्पों में पहले पे तालु है, फिर है मूर्धा और फिर कंठ और फिर है कंठ तालु। इस प्रकार ए और ऐ इन दोनों वर्णों का जो उत्तर होना चाहिए उच्चारण स्थान के रूप में, वो हमें अंतिम विकल्प द में मिल रहा है, यानी कि कंठ तालु। तो ए और ऐ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। अगला प्रश्न चले, ओ और औ, यहाँ पे भी दो वर्ण है, यहाँ पे भी दो वर्ण थे, दो दो वर्ण जो है ये दोनों ही प्रश्नों के दो दो वर्ण, यानी कि चारों वर्ण संयुक्ताक्षर हैं, इसलिए दो दो वर्णों से मिलने के कारण से इनके उच्चारण स्थान भी दो दो हो गए हैं। जैसे कि ए और ऐ का कंठ और तालु था, ऐसे ही ओ और औ इनका भी उच्चारण स्थान दो को मिलाकर होगा। तो आइए प्रश्न के, ओ और औ वर्ण योग यानी दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो विकल्प हमारे सामने तालु, मूर्धा, कंठोष्ठम और कंठ तालु, इन दोनों को समाहित करने वाला जो सूत्र था वो था ओ दौतो हो कंठोष्ठम। तो इस प्रकार ओ और औ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, जो कि विकल्पों में है हमारे पास स में, स विकल्प में है कंठोष्ठम। तो ओ और औ दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो गया। इस प्रकार दो दो वर्ण पूरे वर्ग या जितने भी वर्ण एक उच्चारण स्थान में आ जाते हैं उनका, या सिंगल वर्ण का भी उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है। कंफ्यूजन ना हो इस स्थिति में हमें उस ट्रिक्स यानी कि सूत्रों को याद रख लेंगे तो हमारा काम बहुत बहुत आसान हो जाता है और उसमें सभी वर्णों का परिगणन वहां पे मिलता है। इसलिए बार बार कह रहा हूं, आप उन सूत्रों को रख लीजिए, याद कर लीजिए। समझने की बात थी, समझाने के लिए अलग से उनको खोल के भी दिखा दिया था। ये सारी चीजें हमें अपने कार्य को आसान बनाने के लिए काफी हैं, मददगार हैं। चलिए कुछ एक प्रश्न और देख लेते हैं। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे दंतोष्ठ है, दो उच्चारण स्थान है। दंतोष्ठम इति कस्य वर्ण से उच्चारण स्थानम, यानी कि जो दंतोष्ठ है वो किस वर्ण का उच्चारण स्थान है। ई या उ या री या व, ये हमारे पास विकल्प है। इन विकल्पों में गौर कीजिए, ई का है या दंतोष्ठ, उ का है, री का है या व का। तो सूत्रों में आया था वकारस्य दंतोष्ठम, जब हम पढ़ रहे थे उच्चारण स्थानों को, तब कि व से वकार जो है एक अकेला वर्ण जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। तो यहाँ पे दंतोष्ठ उच्चारण स्थान पूछा है किसका है, तो विकल्प द में जो वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलो। जिव्या मूलम उच्चारण स्थानम कयो वर्णयो, यानी कि जो जिव्या मूल है एक उच्चारण स्थान है और यह उच्चारण स्थान कयो वर्णयो हो, किन दो वर्णों का है। जिव्या मूल जो उच्चारण स्थान है वो किन दो वर्णों का है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका उत्तर जो है इन विकल्पों में से चेक करिए, या तो वो क और ख है दो वर्ण, या फिर वो दो वर्ण प और फ है, या फिर क के बाद में विसर्ग और ख के बाद में विसर्ग, ये ग्रुप है, या फिर क और ख से पहले अर्ध विसर्ग या अर्ध संद्राकार जो चिन्ह वाले अक्षर है वर्ण है, ये इस जिव्या मूल से उच्चारित होते हैं। तो बताइए जिव्या मूल का उच्चारण स्थान
जो जिव्यामूल उच्चारण स्थान है वो किन दो वर्णों का है इनमें से। तो वहां पे बात आई थी कखौ जिव्यामूलम या जिव्यामूल्य से उच्चारण स्थानम जिव्यामूलम। तो जो जिव्यामूल्य वर्ण थे, जब वर्ण विभाजन में हमने पढ़ा था, तो वो जिव्यामूल्य वर्ण थे दो, क और ख। पूर्ववर्ती ये जो चिन्ह है अर्धचंद्राकार या अर्ध विसर्गाकार, इस चिन्ह के कारण क और ख ये दोनों ही जिव्यामूल्य थे। तो जिव्यामूल्य का उच्चारण स्थान जिव्यामूलम। इस प्रकार उत्तर हुआ हमारा द विकल्प में क और ख वाला, क ख। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलो। अनुस्वारम एक अकेला वर्ण है, यह भी वर्ण क्या है मैंने बताया था, अनुसार। किसके? वर्ण स्वर के अनुसार जो चलता है, स्वर के हिसाब से जिसका प्रयोग होता है वो अनुस्वार होता है। तो वह अनुस्वार कहाँ से उच्चरित होता है? अनुस्वार कुतः उच्चर्यते, यानी कहाँ से उच्चरित होता है? वो नासिका से, ओष्ठ से, मूर्धा से या कंठ से? नासिका, ओष्ठो, मूर्धा, कंठ, चार विकल्प हमारे सामने है। चारों विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर है इसको एक बार देख लीजिए। उस सूत्र के तौर पे अनुस्वारस्य नासिका, जो अनुस्वार था उसका उच्चारण स्थान नासिका था। इस प्रकार हमें उत्तर मिल जाता है इस अनुस्वार का नासिका, यानी कि नासिका से ये अनुस्वार बोला जाता है, उच्चरित होता है। अगले प्रश्न पे चलिए। प और फ जिसके पूर्व में अर्ध विसर्ग या अर्धचंद्राकार चिन्ह है, ऐसे प और फ, पफौ, इन दोनों को हम उपद्मानीय की संज्ञा देते हैं। प और फ इन दोनों को एक साथ संयुक्त करके चलते हैं पफौ, और ये भी दोनों अर्धचंद्राकार अर्ध विसर्गाकार चिन्ह से युक्त होते हैं, उनको हम बोलते हैं उपद्मानीय। तो यहाँ पे पूछा प और फ इत्यादि, यानी इन दोनों का उच्चारण स्थान किम, यानी क्या है? इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? विकल्प हमारे पास जिव्यामूलम, कंठोष्ठम, कंठ या औष्ठव। तो जो क और ख उनसे पहले विसर्ग थे वो जिव्यामूल्य बन रहे थे। प और फ से पहले और अर्ध विसर्गाकार चिन्ह है तो वो उपद्मानीय बनते हैं। और एक सूत्र हमने पढ़ा था उ, पु और उपद्मानीय, यानी कि उपद्मानीय नाम औष्ठव, यानी उ, पवर और उपद्मानीय जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है औष्ठ। तो यहाँ विकल्पों में हमारे पास जिव्यामूल है, कंठोष्ठ है, कंठ है और ये औष्ठ है। तो हमारा द विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हे, व, म, र, ल, ये इस तरह के वर्ण हैं जहां हमने उच्चारण स्थानों से पहले बात करी थी कि ह वर्ण के साथ अगर अंतस्थ या पंचम वर्णों का संयोग हो तो वो वर्ण औरस वर्ण या उर स्थानीय वर्ण बन जाते हैं। हमने वहां पे बना के भी दिखाए थे। तो ये वर्ण उसी प्रकार से हैं, अंतस्थ और जो वर्ण मिले हुए हैं, यहाँ पे है में ये मिला हुआ है, यहाँ पे ह में व मिला हुआ है, यहाँ पे है में म है में र है में ल है, और भी ऐसे वर्ण इत्यादि, यानी ऐसे ही वर्ण वर्णाः कथ्यन्ते क्या कहे जाते हैं, ये वर्ण क्या कहलाते हैं? तो उत्तर हमारे पास या तो वर्ण कंठ कहलाते हैं, या फिर तालव्य कहलाते हैं, या फिर दंत कहलाते हैं, या फिर वो वर्ण उर स्थानीय या औरस वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमने सूत्र की भी यहाँ पे उपस्थिति कर दी है। तो इस स्थान से विकल्पों में हमें द विकल्प इस प्रश्न की उत्तर की पूर्ति करता है, यानी उर स्थानीय या औरस वर्णाः कथ्यन्ते। ये जो वर्ण है ये वर्ण उर स्थानीय या औरस वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि जो उच्चारण स्थान है वो कितने प्रकार के हैं। उन उच्चारण स्थानों को याद करने के लिए जो सूत्र हैं वो एक ट्रिक्स के माध्यम से, या इसको हम यूं समझें कि हमें सरल आसान तरीके से जो उपलब्ध सामग्री है वो हमें आगे ले जाएगी। और उस पठित सामग्री के आधार पे जो कुछ एक प्रश्नों को हमने यहाँ पे रखा है, निश्चित ही ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों को हमने यहाँ समाहित किया है।